वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज पे बेस्ड है और आज के वीडियो में हम लोग पुली कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि लॉज ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पुली कांस्टेंट के प्रॉब्लम्स को मेजरली हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला जो मेथड है वो है कांस्टेंट लेंथ मेथड, जो कि मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जो दूसरा मेथड है वो है वर्चुअल वर्क मेथड, जो कि मैं कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आइदर ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट के हेल्प से बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है कांस्टेंट लेंथ मेथड, राइट। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग भी कर देता हूं कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है। जैसे जब एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी पे जब डिपेंड करता है, सो इन दैट केस जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट मोशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो मोशन है और इसका जो मोशन है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन द सेम वे अगर लेट से कि अगर ब्लॉक्स पुली से कनेक्टेड है, लेट से M1 और M2 ये पुली से कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली ये अगर नीचे जाता है तो ये ऊपर जाएगा, तो अगेन इसका मोशन इससे कनेक्टेड है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है जिसमें सर्टेन कांस्टेंट होता है, जिसमें इंडिपेंडेंट मोशन ना होके मोशन एक दूसरे पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग कांस्टेंट मोशन कहते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करें पुली कांस्टेंट, और उसमें भी जो कांस्टेंट लेंथ मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला यहाँ एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन क्या होता है कि स्ट्रिंग जो होना चाहिए वो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, ठीक है। एजम्पशन क्या है कि जो स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा थ्रू आउट मोशन वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ मोशन ऑफ थ्री ब्लॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ब्लॉक है जो कि पुली से अटैच है। यहाँ पे दो पुली है, एक यहाँ जो पुली है फिक्स पुली है और दूसरा मूविंग पुली है, ये पुली मूव कर सकता है, और तीन ब्लॉक अटैच हैं। तो इस तीनों का जो मोशन है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसको समझते हैं, और हम लोग किस तरीके से कांस्टेंट लेंथ मेथड को यूज कर सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है। यहाँ पर जो पुली होता है ना, ये भी मासलेस होता है ना। यहाँ पे जो हम लोग लेंगे, यहाँ पे जो पुली होगा, पुली इज मासलेस, है ना, पुली इज मासलेस, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का टेंशन लेट से T है, यहाँ का टेंशन T है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन सेम था, अब यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गया, तो आइडियली यहाँ पर जो टेंशन होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। लेट से इसको T डैश बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरा सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे T डैश ही होगा, राइट। अब अगर हम इस पुली के मोशन को देखें, नहीं, सो फॉर पुली P अगर हम लिखें मोशन को, तो इसके अगर दोनों तरफ देखें हम, तो टेंशन ये T इस तरफ काम कर रहा है, ये पुली P है, और इधर जो टेंशन है ये T डैश है, नहीं। और ऑब्वियसली जैसे लेट से कि अगर ये ऊपर जाता है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या लिखेंगे, 2T माइनस T डैश, ये क्या होगा, मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब क्योंकि पुली हम लोग मासलेस लेते हैं, सो इन दैट केस दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन जो मासलेस टर्म हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव टर्म होता है डेफिनेटली। तो ये जो होगा एक्सेलरेशन मेरा नॉन जीरो है, बट ये मास बहुत कम है, तो इन दैट केस इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। सो इन दैट केस T डैश मेरा 2T के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एजम्पशन है। तो यहाँ जो टेंशन होगा, तो अगर यहाँ पे T होगा तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2T हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो रिलेशन होगा मोशन का वो क्या होगा, है ना। तो हाँ, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली दो अलग अलग स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग 1 है ना, ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2 है, राइट। तो अगर स्ट्रिंग 1 के लिए लिखा जाए, फॉर स्ट्रिंग 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फिक्स्ड लाइन लेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे जो कि फिक्स्ड होगा। तो जैसे ये पुली फिक्स्ड है तो हम लोग ये रेफरेंस लाइन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो जो पुली फिक्स होगा वहाँ पर हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे और वहाँ से मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पर मेन जो सेंट्रल आइडिया ये है कि हमने क्या किया, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इसको हम पोजीशन के टर्म में लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को पोजीशन के टर्म में ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स एक्सप्रेस कर सकें। तो जैसे स्ट्रिंग 1 के लिए अगर लिखा जाए तो ये लेंथ और ये लेंथ जो होगा थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ये पार्ट जो इससे अटैच है, पुली से अटैच है, वो तो एज इट इज रहेगा ही किसी भी इंस्टेंट पे। तो हम इफेक्टिवली कह सकते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ये भी होगा ऑब्वियसली, ये भी लेंथ जो होगा थ्रू आउट कॉन्टैक्ट में रहेगा, बट हमें मतलब x1 और xp से है। xp यहाँ पर इस पुली का पोजीशन हो गया और x2 जो है इस ब्लॉक का हो गया, m2 जो ब्लॉक है उसका पोजीशन हो गया, और ये x3 जो है m3 ब्लॉक का पोजीशन हुआ, ये x1 इसका हो गया, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिंग 1 के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, अब ये लेंथ कांस्टेंट होगा तो x1 प्लस xp जो होगा एक कांस्टेंट होगा, लेट्स इसको c1 बोलते हैं, राइट। फॉर स्ट्रिंग 2 अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, अब हमें ये लेंथ चाहिए ना, ये लेंथ और ये लेंथ कांस्टेंट होगा, और ये तो खैर थ्रू आउट रहेगा इसके साथ कांटेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये जो पुली है इसका लोकेशन यहां से xp है और ये x2 है, राइट। तो ये लेंथ को हम लिख सकते हैं x2 माइनस xp, ये वाला, राइट। तो ये हो जाएगा x2 माइनस xp, ठीक है। और इस सेगमेंट के लिए अगर लिखें तो ये x3 है और ये x2 है, ये xp है, ये xp है और ये x3 है। तो ये लेंथ जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 माइनस xp। सो x3 माइनस xp, लेट्स से ये दूसरा कोई कांस्टेंट c2 है। अब क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो m1 m2 और m3 के बीच में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो पुली वाला जो पार्ट है उसको एलिमिनेट कर देंगे, राइट। तो यहां से एक्चुअली हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, xp को हम लोग लिख सकते हैं c1 माइनस x1। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देना है, इसको फिर से रीअरेंज करें तो x2 प्लस x3 माइनस 2xp, ये c2 हो गया, राइट। तो x2 प्लस x3 और माइनस 2 इंटू xp कितना होगा, c1 माइनस x1, ये c2 हो गया। तो यहां से x2 प्लस x3 है ना, माइनस 2c1 प्लस 2x1, ये c2 हो गया, या 2x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कितना हो जाएगा, ये c2 प्लस 2c1 होगा। तो ये भी एक कांस्टेंट होगा, ये अगर दो कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है तो वो भी एक कांस्टेंट हो गया। तो ये बेसिकली हमारा ये कांस्टेंट रिलेशन आ गया, ठीक है। तो जैसे ये तो पोजीशन के टर्म में आ गया। अगर हम इसमें स्मॉल चेंज लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल चेंज अगर देखें तो हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ जाएगा, फॉर स्मॉल चेंज है ना, इन डिस्प्लेसमेंट इन पोजीशन अगर बोले हम, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं है ना 2dx1 है ना प्लस dx2 प्लस dx3, और कांस्टेंट में तो चेंज आएगा नहीं तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तीनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। ये हमने डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिखा है, बट ये अगर कोई फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब इसी को अगर dt से डिवाइड कर दें हम तो हमें वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोग ये जो इक्वेशन है इसको अलग से लिख लेते हैं, ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग अलग से कर लिख लेते हैं। तो ये x2 प्लस x3 माइनस 2xp इज इक्वल टू c2 है ना, इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया तीनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये जो तीनों ब्लॉक है इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में आ गया, राइट। अब इसी को अगर हम dt से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो क्या आएगा हमारे पास रिलेशन, इसको dt से डिवाइड कर दिया जाए तो 2dx1 बाई dt है ना प्लस dx2 बाई dt प्लस dx3 बाई dt, ये 0 आ जाएगा। सो दिस इज 2v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। तो ये वेलोसिटी के बीच का कांस्टेंट रिलेशन हो गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में,
नहीं, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये 2 हो गया। सो डिफ्रेंशिएटिंग 2, डिफ्रेंशिएटिंग है ना 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन के बीच का कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं? तो जैसे हमने यहाँ पे क्या माना है कि तीनों ही ब्लॉक, क्योंकि हमने ये यहाँ से रेफरेंस लाइन लिया है, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से हमने पोजीशन लिया है और सबको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि तीनों ही ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, ठीक है, बट ऐसा मान करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं और जब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग अगर हम तीनों का एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर x1 में जो भी चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव नीचे के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम नीचे के डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन माना है तीनों का, तो लेट्स से ये a1 होगा, ये लेट्स से a2 है, ये लेट्स से a3 है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? अगर हम m1 के लिए लिखें तो m1g नीचे काम कर रहा है, t डैश ऊपर काम कर रहा है और t डैश का वैल्यू 2t था, हमने देखा था, तो ये लिखेंगे m1g माइनस 2t, कितना हो जाएगा? m1a1 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने ये माना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। इन द सेम वे इसके लिए क्या लिखेंगे? अगर m2 के लिए लिखना हो सो m2g माइनस t क्या होगा? m2a2 हो जाएगा। और अगर m3 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? m3g माइनस t कितना हो जाएगा? m3a3 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस तीनों ही इक्वेशन में है ना मेरा ये टेंशन कॉमन है, राइट, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। सो 2 इंटू लिख सकते हैं m1g माइनस 2t बाय m1, राइट, प्लस ये हो जाएगा a2 यहाँ से लिखेंगे, सो m2g माइनस t बाय m2 और m3g माइनस t बाय m3, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से मेरा t आ जाएगा और t जैसे ही आ जाएगा तो a1 a2 a3 ये सब आ जाएगा। और आप देखोगे कि इसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो जो नेगेटिव आया मतलब हमने जिधर डायरेक्शन अज्यूम किया है उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया रिलेशन ऑफ मोशन बिटवीन 3 ब्लॉक्स। अब यहाँ पर अगर लेट से हमें पुली के बीच का रिलेशन चाहिए कि ये जो पुली है, जो मूवेबल पुली है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन ऑफ मोशन है ना बिटवीन पुली एंड ब्लॉक, बिटवीन पुली एंड ब्लॉक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम यहां पे आते हैं, इस इक्वेशन पे आते हैं, राइट। तो यहां जो इक्वेशन था हमारा वो क्या था? x2 प्लस x3 माइनस 2xp c2। ठीक है, इसमें अगर डिफरेंशियल चेंज कर दिया जाए dx2 dx3 माइनस 2 dxp, तो ये तो कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो यहां से है ना यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन आएगा, सो dxp कितना हो जाएगा? dx2 प्लस dx3 बाई 2, ये हो गया, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये मेरा m1 था, है ना, और हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमें लेट से पुली का चाहिए कि पुली का और ब्लॉक के बीच का रिलेशन क्या है, पुली का जो मोशन हो रहा है और ये जो ब्लॉक से इसके बीच का रिलेशन क्या है। तो ये पुली अगर देखा जाए तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dxp, अगर ये देखा जाए तो बेसिकली ये जितना नीचे आएगा ये स्ट्रिंग उतना ही ऊपर जाएगा, तो dx1 इधर हो गया। सो इन अ वे dxp हमें जितना डिस्प्लेसमेंट पुली का होगा नीचे के डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेसमेंट m1 का होगा ऊपर के डायरेक्शन में। dx2 बेसिकली ये हो गया नहीं, और dx3 इधर आ गया क्योंकि हमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा रिलेशन। इसको अगर हम dt से डिवाइड कर दें, नहीं, सो dx2 बाई dt प्लस dx3 बाई dt बाई 2, तो ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया पुली और ब्लॉक के बीच का, v2 प्लस v3 बाई 2 हो गया। और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, राइट, तो एक्सेलरेशन के बीच का आ जाएगा a2 प्लस a3 बाई 2।
तो ये पुली और ब्लॉक्स के बीच का रिलेशन आ गया, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव और इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जितना इस पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमने ये तीनों ही वेलोसिटी लें या एक्सेलरेशन लें, सबको नीचे के डायरेक्शन में माना है, राइट। ये ध्यान रखना है हमें। तो जैसे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन हो हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही ये A1 A2 A3 जो भी है नीचे का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है। और लेट्स से कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा सिचुएशन है ना, कि लेट्स से कि ऐसा एक पुली है जो ऊपर मूव कर रहा है VP से, और यहाँ पर एक ब्लॉक है लेट्स से M1 M2 कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। और लेट्स से कि ये ऊपर मूव कर रहा है V1 से और ये नीचे जा रहा है V2 से, और ये सब हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये जो भी है सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, तो इस जगह क्या होगा कि ये V1 इस तरफ है, VP इस तरफ है, V2 इस तरफ है, तो बेटर क्या होगा कि जिधर पुली जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हम उसको पॉजिटिव ले लें, राइट। सो VP जो होगा, अब इस डायरेक्शन में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बट V2 नीचे की तरफ है, ठीक है, सो -V2 हो जाएगा, है ना, एंड बाय 2, ठीक है। तो हमें प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। जैसे पिछले वाले केस में जितना भी वेलोसिटी था या एक्सेलरेशन था सब एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट यहाँ पर जैसे हमने अगर मान लीजिए डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है कि इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे आता है, इसका ऊपर की तरफ आता है, सो इन दैट केस प्रॉपर साइन के साथ इधर पुली मूव कर रहा है हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, और उसके रेफरेंस में हम लोग V1 V2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो V1 तो पॉजिटिव है इसी डायरेक्शन में है, बट V2 इस तरफ है नीचे की तरफ है, तो -V2/2, ठीक है। तो इन द सेम वे हम लोग एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं A1 -A2/2, ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये दोनों जो कॉन्सेप्ट देखा जिसमें हमने रिलेशन देखा ब्लॉक्स के बीच का या पुली और ब्लॉक के बीच में देखा, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। और वो एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ठीक है, इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। इस एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो स्ट्रिंग लेंथ है एक ये हो गया, फिर ये XP है, ये मेरा फिक्स लाइन हो गया, ये मेरा XP होगा और ये भी मेरा XP होगा। ये तो कांस्टेंट होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी थ्रू आउट कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, XA प्लस ट्वाइस ऑफ XP, नहीं ये XP हो गया ये भी XP, तो ट्वाइस ऑफ XP ये कांस्टेंट होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, है ना, सो dXA/dt किया जाए प्लस 2 dXP/dt किया जाए, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि XA जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो XA ऑब्वियसली क्या होगा, XA घटेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसको लिख सकते हैं -VA, है ना, प्लस 2 इंटू ये क्या होगा, ये VP हो गया इज इक्वल टू 0। सो ट्वाइस ऑफ VP मेरा क्या होगा, VA के इक्वल होगा, या VP मेरा VA/2 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो VP होगा वो VB के इक्वल ही होगा, नहीं ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो दिस वुड बी ऑल्सो इक्वल टू VB। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, हमने जो पुली और इसके बीच का रिलेशन देखा था उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम इस पुली को देखें, पुली P को देखें हम, राइट। तो अब देखिए जैसे ये स्ट्रिंग अगर ऊपर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर इस स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट लें जो इस पुली के सराउंडिंग पॉइंट्स है, नहीं तो ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये पॉइंट जो है नीचे की तरफ आएगा, तो ये VA से इधर जाएगा। अच्छा, अगर इस सेगमेंट में देखें तो ये स्टेशनरी, ये मूव नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग से अटैच है तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ का वेलोसिटी 0 हो गया, नहीं, और VP इस तरफ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने देखा था रिलेशन इस केस में क्या होगा, VP इधर है VA इधर है, तो VP कितना हो जाएगा, VA प्लस 0/2, सो VA/2, राइट, ये हो जाएगा हमारा। तो ये और ये दोनों सेम आ गया, नहीं, तो दोनों में से कोई भी तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो हमने दोनों ही चीज़ देखा कि तीनों ब्लॉक्स के मोशन के बीच का रिलेशन क्या होगा, और अगर ब्लॉक्स और पुली के बीच का हमें देखना है कांस्टेंट रिलेशन तो वो क्या होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।